नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों के बारे में जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए, पेन पेपर हाथ में रखिए, साथियों के साथ सेशन को साझा कर दीजिए और आज के सेशन की जो मोटिवेशनल पंक्ति है उसके साथ आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन है, इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे साथी जो भी अपने जीवन के किसी ना किसी फेज में हैं, चाहे वो नौकरी के फेज में हैं, चाहे फिर वो पढ़ाई के फेज में हैं, कई बार ऐसी व्यवस्थाओं के इंतजार में होते हैं कि मेरे पास जब लाइट प्रॉपर आ रही होगी, एसी चल रहा होगा, मेरे पास पेन मेरे पसंद का होगा, मेरा रजिस्टर मेरी पसंद का होगा, उस समय मैं पढ़ने बैठूंगा, मेरी पसंद के नोट्स मेरे पास होंगे, मेरी पसंद की क्लास मेरे पास होगी, उस समय मैं पढ़ने बैठूंगा। लेकिन होता क्या है, ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बाकी वास्तविकता ये है कि परफेक्शन इज नेवर अटेनेबल। क्योंकि आप जब परफेक्शन पर होंगे तो आपकी अपेक्षाएं कुछ और बेहतर करने के लिए बढ़ जाएंगी। प्रयास करिए कि आप एक बार शुरू कर दें, शुरू करने के बाद चीजें धीरे 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 अच्छे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो इसी क्रोनोलॉजी में आप जहां भी हैं, अगर आप में से आज कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं इस दिन पढ़ने बैठूंगा, जिस दिन ये मुहूर्त होगा, सुबह का ये टाइम होगा, कल सुबह 6 बजे से पढ़ने बैठूंगा, कल सुबह का इंतजार मत करिए। आज अगर प्लान आ गया है ना तो उठाकर शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल सुबह 6 बजे जब आप शुरू करेंगे हो सकता है कोई और व्यवधान आ खड़ा हो। आज से शुरू कर दीजिए, कल से इसको और नियमित कर दीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को शुरू कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना पेशेंस के साथ मेरा इस समय पर इंतजार कर रहे हैं और इन सेशंस में प्रेजेंट हो रहे हैं। आप सभी को जैसा पता है कि अंकित परिवार की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में हमारे परिवार की व्यस्तताएं, मेरी थोड़ी व्यस्तताएं धार्मिक आयोजनों में हैं। आप लोगों को निरंतर इस बात को बताने में मुझे अच्छी अनुभूति इस बात की होती है कि आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसे कार्य भगवान से मांग करके किए जा रहे हैं ताकि आप में भी धर्म का प्रभाव रहे, आप भी उस तरह से अपने कार्यों को निष्पादित कर पाएं जो कार्य के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी क्रम में आपके जो सेशंस डिले हो रहे हैं, लेकिन आप सब अपना प्यार बरकरार रखे हुए हैं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशंस में आप निराश नहीं होंगे, ये मेरी तरफ से आश्वस्त है। लेकिन हाँ, समय आपके लिए देर हो जाता है, इसके लिए मैं बार बार क्षमा मांगता हूं, वो भी कम है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है। मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन सवाल, ईरान ने अभी तक इजराइल पर हमला क्यों नहीं किया? ये सवाल आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इजराइल और ईरान में अब लगभग आधा महीना बीत चुका है एक दूसरे को हूल देते हुए कि हम तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे, हम तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे। अभी तक आपको याद होगा जब सबसे पहले 31 जुलाई को हमने ये खबर आपके सामने ब्रेक की थी कि इजराइल ने ईरान में घुस करके हमास चीफ को मारा है। जब ये खबर मार्केट में आई थी उसके बाद ये लगने लगा था कि ईरान अब किसी भी समय अपना बदला ले सकता है। हमने कई सेशंस किए थे, अगर आपको ध्यान हो, कि जो इजराइल ने गाजा पट्टी में जो हमास का चीफ था हानिए, वो ईरान आया हुआ था और उसे वहां मारा गया था। ऐसे में ईरान की भूमि पे किसी दूसरे देश का कोई प्रमुख लीडर मारा जाए तो ईरान इस बारे में बदला लेने की कह रहा था। ईरान भयंकर गुस्सा हुआ था, हिजबुल्लाह को, हूतियों को, हमास को, सबको एक्टिवेट कर दिया था। इतनी न्यूज चलने लगी थी, आज से 11 दिन पहले हमने आपसे एक खबर कर दी थी कि अगले 72 घंटे में इजराइल पर हमला कर देगा। भाई वो अगले 72 घंटे निकले भी, कई 72 निकल गए, लेकिन अभी तक कोई हमले की खबर ही नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि आफ्टर ऑल ईरान से इतनी अपेक्षाएं क्यों हैं, और नंबर दूसरा, अब तक ईरान ने हमला क्यों नहीं किया। तो पहले सवाल कर लेते हैं कि ईरान से अपेक्षा क्यों है कि यह हमला करेगा। कारण साफ है कि किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आपकी बाउंड्री के अंदर मारा जाता है। भाई इजराइल भले ही हमास को कोई महत्व ना देता हो, लेकिन हमास वाले तो उसे अपना पॉलिटिकल लीडर मानते हैं। ईरान वाले भी हानिए को गाजा का और फिलिस्तीन का लीडर मानते थे। ऐसे में उस व्यक्ति को ईरान में मार दिया गया। ईरान जो कि सीरिया में अपने कॉन्सुलेट पर हुए हमले का बदला तक ले लिया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह था कि इन्हीं के देश में घुसकर एक व्यक्ति को मारा गया।
इसके बाद में ईरान चुप रहा था तो भी चलो कोई बात नहीं, ईरान एक बार के लिए ये कहकर रह जाता कि भाई साहब पता नहीं किसने मार दिया होगा, वो इग्नोरेंस में जी लेता, जैसे अपने राष्ट्रपति की मौत के बाद इग्नोरेंस में जिया था। लेकिन ये इग्नोरेंस में भी नहीं जिया, इसने धमकी दी कि मैं तो बदला लूंगा, इसमें असैसिनेशन हुआ है, 1 अगस्त के दिन खबर बनी, ईरान ने कहा कि मैं तो सब बदला लूंगा। इसलिए ईरान से अपेक्षाएं बढ़ गई कि ईरान जो है ना वो 100% हमला करेगा। फिर धीरे धीरे तारीखें चलने लगी, 1 अगस्त को खबर आई ईरान बदला लेगा, इसके बाद में फिर खबर आई कि इस वीकेंड पर तो 100% बदला लेगा। सुर्खियां बनने लगी, ईरान की तरफ से जो ईरान ऑब्जर्वर है उसकी तरफ से वीडियो जानने शुरू हुए कि देखो हम लोग कुछ इस तरह की हरकत करेंगे, हमारी मिसाइलें ऐसे चलेंगी और जाकर के नेस्तनाबूद कर देंगी। इन्होंने वीडियो डालना शुरू कर दिया, यानी कि इन्होंने एक वॉर टैक्टिक की देखो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चलो साहब सबको लगने लगा, इससे दुनिया भी डरने लगी। लुफ्तांसा जैसी एयरलाइंस ने अपनी यात्राएं रोक दी कि साहब 5 अगस्त के दिन खबर आने लगी कि साहब हम नहीं जाएंगे। जर्मनी की लुफ्तांसा ने कहा कि साहब हम अपनी फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे, पता चला गोला पड़ गया, इनने अपनी फ्लाइट कैंसिल मार दी। ऐसे में ईरान इंटरनेशनल की खबर आने लगी कि साहब हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, यूएस को मैसेज भेज दिया गया है। उधर यूएस से खबर आने लगी कि हां भाई ऐसा हो सकता है, हम भी अपने तरीके से सारी तैयारियां कर रहे हैं। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट आते जा रहे थे। हालत यह हुई कि ईरान कहने लगता है कि हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, हम तो ईरान से हमला करके रहेंगे। हमास ने इस बीच में अपना दूसरा आदमी नियुक्त कर दिया एज ए हेड, याया सिनवार के नाम से, कि भाई हमारा लीडर ये होगा। एयर इंडिया तक ने अपनी फ्लाइट्स रोक दी कि साहब हम अपने फ्लाइट्स को इजराइल में जाने से रोकते हैं, पता चले कि कहीं कोई हमला हो जाए। तो यह सब माने जाने लगा 9 अगस्त के दिन कि अब तो कभी भी यह हमला हो सकता है। हालत यह हो गई कि यह मतलब बाकायदा ईरान ऑब्जर्वर की खबर है कि ईरान कुड अटैक इन लेस देन 24 आवर्स। ऐसा फॉक्स न्यूज ने कमेंट करते हुए लिखा कि भाई ईरान कभी भी हमला कर सकता है 24 घंटे में। हमने फिर अगस्त 12 को आपको यह मैसेज बताया कि भाई कभी भी हमला हो सकता है। अब वो तो वो वाली बात हो गई कि जंगल में शेर आया शेर आया शेर आया। अब शेर की इतनी बार चर्चा हो गई कि शेर नहीं भी आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल फिर ये बनने लगा कि यार इतने दिन से, अच्छा और तो और ये सब हो ही रहा था, इसी बीच में इजराइल वाले जो है वो अपनी पूरी सेना को तैयार करके बैठे थे। दुनिया भर में जहां जहां इनके सैनिक हैं उनको वापस बुला लिया कि आ जाओ इजराइल, सभी की छुट्टियां कैंसिल। इधर अमेरिका अपनी तरफ से सारे के सारे अस्थि पंजर लगा के रोनाल्ड रीगन जैसी चीजों को भी उतार दिया, समुद्र में खड़ा कर दिया कि ले जाओ भाई, अब यहीं से उतर करके उड़ करके जाएंगे, जाकर के मतलब ये जो कैरियर विमान है इनसे उड़ करके हवाई जहाज जाएंगे, ईरान पर धमाका करेंगे। सारी तैयारियां इधर से साहब अमेरिका वाले पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे। यानी पूरी तरह से तैयारियां इस तरह से चल रही थी कि ईरान एक बार हमला करके तो दिखाए, उधर से इजराइल और अमेरिका पूरी तरह तैयार। अब साहब दिमाग में तो सवाल बनेगा कि इतने दिन से तैयारी करता करता ईरान आफ्टर ऑल कैसे चुप रह गया। और यह जानना और ज्यादा जरूरी है कि खमेनेई ने हाल ही में, ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है और कहा है कि खुदा का खौफ खाओ। ऐसा क्यों बोला है? वो कहते हैं कि ईश्वर तुमसे नाराज हो जाएगा, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। किन से कह रहे हैं खमेनेई? अपने लोगों से, सेना वालों से, पॉलिटिशियंस से, कि तुम लोग हमला क्यों नहीं कर रहे हो। इसका मतलब अब खमेनेई की भी नहीं चल रही है। मतलब एक तरह से खमेनेई खुद अपने लोगों को धमकाने लग रहे हैं कि अरे बदला ले लो, नहीं तो तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा। ईरान में इनकी नहीं चल रही है। तो यह बड़ा सवाल बनता है भाई जानने का, और खबर बनती है कि ईरान इतना डिले क्यों कर रहा है इजराइल पर हमला करने में। क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग अब इस हमले के अपडेट लेना भी बंद कर चुके हो, क्या ठीक है यार होगा सो होगा। तो बड़ा सवाल यह है कि ईरान इजराइल पर हमला करने में डिले क्यों कर रहा है। अब तक तो उसने पहले तो 72 घंटे में कर दिया था, सीरिया वाले मामले में तो 72 आवर्स में मामला निपटा दिया था। अब ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है? तो अब हम उसके एक एक करके जो मेजर कारण है उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखो साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, खमेनेई अपनी तरफ से अपने नेताओं को जो कह रहे हैं कि अल्लाह का कहर है, ईश्वर दंड का बुलावा दे रहे हो, तुम लोग जो बदला नहीं ले रहे हो, इसके पीछे कारण निकलता है और वो ये है कि पश्चिमी देशों ने ईरान पर जिस तरह का प्रेशर अभी क्रिएट किया है ना, उस प्रेशर को खमेनेई तो समझ रहे हैं कि ये हमें केवल धमकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने अपने यहां पर नए राष्ट्रपति बिठाए हैं ना, पेजेश्कियन, जो नए राष्ट्रपति हैं, जो नए राष्ट्रपति बने थे उस समय उन्होंने यह कहा था कि पश्चिमी देशों से मैं ईरान पर लगे हुए सैंक्शंस हटवाने की तैयारी करूंगा। वो नए राष्ट्रपति पश्चिमी देशों के जाल में फंसना नहीं चाह रहे।
मतलब ऐसे समझो, जब युद्ध की सब तैयारियां हो गई हों, उस समय पर युद्ध करने का आनंद नहीं है। यह नए राष्ट्रपति का मूड है। बोले ऐसा क्यों? बोले इनका मानना यह है कि दुनिया वाले जब सोच चुके हैं, अमेरिका अपना रोनाल्ड रीगन लाके खड़ा कर दिया, इजराइल वाले अपने सारे सैनिकों की छुट्टियां रद्द करके तैयार हो गए, हर तरह से सब तैयारियां पूरी हो चुकी कि चलो अब शुरू करें। बोले अब नहीं करना। बोले अब क्यों नहीं करना? बोले पहली चीज तो ये कि ये लोग साइकोलॉजिकली अपनी लीड बना चुके हैं, क्योंकि आप पर हमला हुआ है, आप रिटेलिएशन करेंगे, ऐसे में जो नुकसान होंगे वो ज्यादा आप ही के होंगे। ये तो डेवलप्ड नेशन है, पैसे वाले देश हैं, आप पर हमला हो गया तो बड़ा नुकसान होगा। और चूंकि जब ये राष्ट्रपति बने थे पेजेश्कियन, तब इन्होंने वादा किया था कि ईरान पर लगे हुए पश्चिमी देशों के प्रतिबंध हटाएंगे, यानी पश्चिमी देशों के साथ इस तरह का व्यवहार रखेंगे कि वो इन पर लगे हुए सैंक्शन हटा दें। तो हो सकता है कि इनकी इस कूटनीति के चलते वेस्टर्न कंट्री इनको युद्ध ना करने की एवज में इनसे प्रतिबंध हटा दें, यानी कि एक प्रकार से इन्हें अवार्ड दिया जाए पीस का, शांति का, कि यार बहुत अच्छा किया आपने कि उस समय पर युद्ध नहीं होने दिया। जिस समय आपके हाथ में था एक आदेश देना, ईरान और इजराइल भिड़ पड़ते, आपने उन्हें रोक लिया। यह अपने आप में आपकी महानता दर्शाता है ना? शांति दुनिया के अंदर आपने स्थापित की। तो पहला बड़ा कारण तो यह मानते हैं। दूसरा एक और है, और उसमें इनका थॉट प्रोसेस है। और थॉट प्रोसेस क्या है कि चाइना और रशिया इस समय ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। रशिया वालों ने बकायदा इनके पास में सारे वेपन वगैरह सब पहुंचा दिए हैं। ये समझदार आदमी हैं, विदेशों से पढ़े हुए आदमी हैं। इन्हें यह समझ में आता है कि यदि यह युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध की भेंट बहुत सारे देश चढ़ जाएंगे, और भेंट चढ़ने के साथ सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ईरान का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंध झेलते हुए देशों में तो है ही, साथ में अगर हमला होता है तो प्रतिबंधों के साथ साथ इनके अपने आर्सेनल भी तो खर्च होंगे। देखिए एक चीज समझिए, युद्ध किसी भी देश के लिए विकल्प नहीं होता, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो देश अल्प विकसित हैं, विकासशील हैं, मध्यम आय वाले देश हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आज ईरान युद्ध में इन्वॉल्व होता है, केवल इससे आप विचार कीजिए कि युद्ध की तैयारी भर से दुनिया भर की फ्लाइट्स ने जाना आना छोड़ दिया। आप सोचेंगे फ्लाइट से क्या फर्क पड़ता है? देखिए फ्लाइट से सामान्यतया दुनिया के वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनका समय कीमती है या वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो अफोर्ड करने वाला व्यक्ति निश्चित ही किसी ऐसे कार्य में व्यस्त है जो कि अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं, इसका मतलब बड़ी सारी कंपनीज के कार्य रुक चुके हैं। साथ ही साथ चूंकि आपके देश पर गोले गिर रहे हैं, तो गोले गिरते समय आपसे व्यापार कौन करेगा? चाहे चाइना ही तेल खरीदता हो ईरान से, लेकिन जब खुद पर गोले गिर रहे हो तो तेल बिकना बंद हो जाएगा। आपकी अर्थव्यवस्था में नया धन कहां से एंट्री होगा? ऐसे में सामान्यतया युद्ध को सबसे बेकार रणनीति माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई देश युद्धरत है, इसका मतलब उसकी अर्थव्यवस्था में सारा की सारा ध्यान अब युद्ध पर, डिफेंस बजट पर चला गया है। जब किसी देश की जीडीपी मेजरली डिफेंस पर खर्च होने लगती है, तो पैसा जो पहले स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, साइंस एंड रिसर्च पर खर्च होने वाला था, वो डेवलप कहीं और चला जाता है। और ऐसे में ओवरऑल नुकसान किस देश का होता है? उस पर्टिकुलर देश का होता है जिसे अन्य क्षेत्रों को भी अपलिफ्ट करना था। ईरान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अमेरिका, जो कि युद्ध से ही पैसे कमाता है, मैं आपको जानकारी दूं कि अमेरिका ने इजराइल को अभी $20 बिलियन के वेपन बेचने का डील किया है। विचार कीजिए, 20 बिलियन के वेपन अगर बेच रहा है अमेरिका इजराइल को, दैट मींस उसका तो व्यापार ही यह है कि तुम युद्ध करो, मैं तुमसे पैसे कमाऊं। वो तो दुनिया में चाहता ही है ना। यूक्रेन को भी पहले थोड़ा सा वेपन पकड़ाया, फिर कहा चलो खरीद लो मुझसे। उसका तो धंधा ही इंडस्ट्री का चलता ऐसे है। ईरान के साथ में ऐसा संभव नहीं है। तो बड़ा आंसर जो निकल के आया वो ये है। दूसरा, इसका एक प्रमाण और मैं आपको देता हूं। अभी क्या हुआ, सारे के सारे जो आतंकी समूह हैं जो कि इजराइल के खिलाफ हैं, ईरान के समर्थन में हैं, वो ईरान में बैठक किए। ईरान में बैठक हुई, इनके पास में इराक के अंदर से जाकर के, लेबनान के अंदर से, गाजा की तरफ से, यमन की तरफ से सारे जो आतंकी हिजबुल्लाह, हमास, हुती, सब लोग जा करके बातचीत किए। पता चला कि उस बातचीत में आपस में झगड़े हो गए। झगड़े किस बात के हो गए?
ईरान की सरकार की तरफ से जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने इन ग्रुप्स से कहा कि हम युद्ध करने के मूड में नहीं है। मूड में नहीं है से मतलब क्या है? बोले मतलब यह है कि आप लोग तो चाहते हैं कि हम युद्ध में उतर जाएं, आपका तो सही से काम चलता ही इससे है भाई, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, इनको बस गोले देते जाओ, ये फोड़ते जाएंगे। बोले हमारी तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था, आप तो आतंकी समूह हैं, हम तो पर्टिकुलर एक कंट्री हैं। न्यूज निकल के आती है कि ये लोग आपस में झगड़ लिए, जानकारी निकल कर आती है, और ये जानकारी निकालता है कतर का एक न्यूज़पेपर, कुवैत का एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है अल जरीदा। उसने अपनी तरफ से कहा कि ईरान में हिजबुल्लाह के आतंकी फुआद शुक्र और हमास के राजनीतिक नेता हानिये की हत्या के बाद इजराइल को जवाब देने में सावधानी बरतने का आग्रह किया गया। ईरान ने कहा कि भाई इसमें सावधानी बरतो, ऐसे में जवाबी कार्रवाई करने में देरी की इच्छा रखते हैं हम लोग, अभी नहीं करना है। ऐसे में इस बात से सब लोग नाराज हो गए। पता चलता है मीटिंग में जुबानी जंग देखी गई और कुछ सहयोगी गुस्से में बाहर निकल गए कि जाओ तुम लोग तो युद्ध ही नहीं करना चाहते, हम लोग यहां से बाहर जा रहे हैं। ऐसा कह करके हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीनी जिहादी संगठन, ये सब यहां से बाहर निकल गए। इस बात में ईरान के रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है ना, वो मीटिंग में जवाबी कार्रवाई को कम से कम सीज फायर से जुड़ी हुई बात कर करके कि भाई रुको, अभी कुछ दिनों तक युद्ध विराम रखो, अभी अपन को युद्ध नहीं लड़ना है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह हुआ कि ईरान अपने आतंकियों से कह रहा है कि भैया शांति बरतो, अगर अभी युद्ध कर लिया तो अमेरिका और इजराइल तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि तुम्हें खत्म करना है। उनको तो बड़ा फायदा है क्योंकि ईरान को रोककर वो चाइना को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो रशिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बोले तुम रुको, तो अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा, इसका मतलब तो यह कहा जाए सर ईरान डर गया, वो अमेरिका और इजराइल से सीधा की सीधा युद्ध नहीं करना चाहता? जी नहीं, अब ये लोग अलग स्ट्रेटेजी पर प्लान कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने बदली? इन्होंने कहा कि अगर आप नोटिस करो तो इजराइल ने हमारे जितने भी लीडर्स मारे, चाहे हमारे सुलेमानी को मारा हो, फकीरजादे को मारा हो, रईसी को मारा हो, या फिर अभी हानिये को मारा हो, या फिर हिजबुल्लाह के नेताओं को मारा हो, सबको जिनको भी मारा हो, वो बोले मारने के लिए युद्ध नहीं करता, उसकी वॉर टैक्टिक ये है जिसको मारना है उसी को मार के खेल खत्म कर देता है। तो बोले इजराइल की तर्ज पर चल के ही क्यों ना इजराइल के नेताओं को मारा जाए। इजराइल क्या करता है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये समझना होगा। बोले इजराइल तो चाहता ही यह है कि तुम युद्ध में उतरो और वो तुम्हें खत्म करे। बोले ऐसा करना ही क्यों? तो बोले इसका उल्टा क्या करें? बोले इसका उल्टा ऐसे करो ना कि नेतन्याहू को मारो, पर्टिकुलर उस व्यक्ति को मारो जिसकी दिमाग की उपज से युद्ध हो रहा है। उनको क्यों मारना, जबरदस्ती देश पर युद्ध क्यों करना, थोपना ही नहीं। इनकी वॉर टैक्टिक अपनाओ, इन वाली वॉर टैक्टिक अपनाओ, ये नेताओं को मारने की अपनाते हैं, इन्हीं की वॉर टैक्टिक अपनाओ। फिलहाल बोले हम तैयारी कर रहे हैं कि इजराइल के नेताओं को टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा दिया जाए, इजरायली नेताओं को मारा जाए, ना कि बम धमाके किए जाएं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा, पहला, जब दो देश आपस में डायरेक्ट युद्ध में नहीं इन्वॉल्व होंगे तो अर्थव्यवस्था पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और जैसे इजराइल कर रहा है उसको उसी अंदाज में करके दिखाने पे इनकी दुनिया में इज्जत बढ़ेगी। तो बोले तैयारी इस बात की करो रादर देन युद्ध की। तो ईरान अपने तरीके बदल रहा है, यही कहना अभी की न्यूज में निकल रहा है। बाकी जो चाइना है, चाहे फिर वो रशिया है, ये अपनी तरफ से ईरान को कह रहे हैं कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका, जिसकी पूरी तरह से टिकी हुई खबर इसी बात पर है, न्यूज इसी बात पर है कि हम लोग कैसे ना कैसे करके मिडिल ईस्ट पर पूरी तरह कब्जा कर लें, वो अपनी पूरी तैयारी लेकर बैठा है। इंटरेस्टिंग बात जानकर आप हैरान होंगे कि इस पूरे की पूरे इंटेंसिफाइंग गेम में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, क्या नाम है उसका, एंथनी, ये ब्लिंकन जो है, ये यात्रा करने वाले थे। कहां की यात्रा करने वाले थे? मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में आने वाले थे इन लोगों से चर्चा करने के लिए कि कैसे हम युद्ध को रोकें। उन्होंने आना कैंसिल कर दिया कि यार छोड़ो, जाने से फायदा क्या है, ईरान युद्ध कर ही नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने कहा अगर युद्ध नहीं हुआ तो इजराइल हमसे सामान कैसे खरीदेगा। उन्होंने तुरंत इजराइल को $20 बिलियन की डील तय कर दी। आप देखिए $20 बिलियन का इजराइल को अमेरिका के द्वारा वेपन बेचा जा रहा है।
इनका मकसद पूरा हुआ, इजराइल पैसे वाला है, अमेरिकी वेपन खरीद सकता है, बोले बेच दो इसको। मतलब एक तरफ तो अमेरिका वाले दुनिया को जाकर कहते हैं कि शांति रखो, और दूसरी तरफ इजराइल से कहते हैं कि तुम $20 बिलियन के वेपन खरीद लो। $20 बिलियन मजाक नहीं होता है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में $9 बिलियन है, जो कि दूसरे देशों के द्वारा रखा हुआ है उसके अकाउंट में कि चल तू मतलब बर्बाद मत हो जाना, इस तरीके से समझिए आप। इसने $20 बिलियन के तो वेपन खरीद लिए हैं अमेरिका से, इसके लिए अमेरिका ने परमिशन दे दी। सोचो कितना पैसा है इजराइल के पास। ऐसे में अमेरिका का काम हो गया, उसको तो युद्ध कराने ही इसलिए हैं ताकि वेपन बिके, उसने इजराइल को बेचकर अपना काम कर लिया। और दुनिया इसीलिए कह रही है कि अमेरिका का दोहरा चरित्र देखो, एक तरफ तो उनको कह रहा है शांति रखो और दूसरों से कह रहा है वेपन ले लो और बेच करके निपट लिया। कुल मिलाकर के इन सभी चीजों से ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव है कि जब इतना वेपन इजराइल और अमेरिका लेकर खड़े होंगे सामने तो वो युद्ध कैसे करेगा। और संभवतः यही कारण है कि ईरान अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि ईरान शांत तो नहीं बैठेगा, लेकिन वो तरीका सामने से फाइट करने का तो अब शायद ही ना अपनाए। इसीलिए लोग खोज रहे हैं कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है, ईरान की जनता क्या चाहती है। तो लोगों का कहना है कि यहां के लोग खुद ये मानते हैं कि हमें वॉर में नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसे अटैक्स में नहीं जाना चाहिए जिनकी वजह से ईरान को आर्थिक क्षति पहुंचे। इसकी जगह कुछ और तरीके अपनाए जाने चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी तरफ से जरूर बताइए कि ईरान इजराइल के बीच कुछ होगा अथवा नहीं होगा। ये आपकी अपनी राय है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी हमारे फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी पाठशाला पर रिकॉर्डेड बैच मेरे उपलब्ध हैं जीए फाउंडेशन के, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर नियमित रूप से आपको रिटर्न में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पढ़ने के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी बहुत ही नॉमिनल कीमत पर साल भर की वैलिडिटी के साथ अलग अलग एग्जाम्स में उपलब्ध कराई जा रही है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे क्लास नोट्स अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। 3000 से अधिक पेजेस लिखित हैं, जिन्हें आप अपने घर पर कुछ इस प्रकार से लिखित हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके पास बुक फॉर्म में आपके घर पर पहुंचते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी और कमेंट हो तो जरूर हमें बताएं। कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट अगर आपके पास है तो बताइए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, धन्यवाद। भास्कर लिख रहे हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं बेटा, मैं भी कई बार ऐसा ही सोचता हूं। हाँ जी, चलें आगे। चलिए, साथियों, जैसा कि आपको बांग्लादेश के बारे में पता है कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार की अस्थिरता है, यानी एक तरह से वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी जो अपने देश के नहीं हुए वो किसी और के क्या हो सकते हैं। आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो जग जाहिर है, लेकिन बांग्लादेशियों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। सोचिए, वो लोग जो अपने राष्ट्र पिता का सम्मान ना कर पाए, यानी वो लोग जिसने उस व्यक्ति का सम्मान ना किया हो जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, और तो और यहां पर 15 अगस्त की छुट्टी जो कि मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि के रूप में काउंट की जाती थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि यह देश अपने ही देश को बनाने वालों को याद नहीं रख रहा, तो फिर इन लोगों से कोई ज्यादा अच्छे की क्या अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन हां, इस देश ने अपने आप के लिए एक अच्छा चेहरा चुना है। अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूं? दुनिया ने जिसे अच्छा कहा वो एक नोबल शास्त्री है, नोबल पुरस्कार विजेता हैं, उनको इन्होंने अंतरिम सरकार का हेड बनाया है।
ऐसे में आज हमारा सेशन इस बात पर है कि दुनिया में क्या कभी ऐसा वाकई में हुआ है कि जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिले हुए हों उन्हें सत्ताएं दी गई हों। देखिए, दो बातें अलग हैं, सत्ता में हैं इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला हो, और दूसरा आप सत्ता में नहीं थे तब नोबेल पुरस्कार मिला, और बाद में जब आप सत्ता में, मतलब नोबेल पुरस्कार पहले मिल गया और फिर बाद में आपको सरकार में लाया गया। तो आज का सेशन उस चीज पर केंद्रित है कि बांग्लादेश के अलावा और कौन से ऐसे देश हैं जहां पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सरकार सौंपी गई। चलिए, तो पहले बांग्लादेश का अपडेट जानते हैं और फिर विस्तार से सारी बातें जानेंगे, ठीक है। तो जैसा आप जान रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के प्रति जो गुस्सा है वो तस्वीरों से आपस में बयां होता ही है, लेकिन इसी बीच में इनकी अंतरिम सरकार के हेड के रूप में मोहम्मद यूनुस को सरकार दे दी गई है। मोहम्मद यूनुस जैसे ही सरकार बनते हैं, हेड बनते हैं, अंतरिम गवर्नमेंट के अंदर चीफ एडवाइजर इन्हें नियुक्त किया जाता है। इन्होंने अपनी तरफ से कोर्ट से कह करके मर्डर का केस चालू करवा दिया शेख हसीना के ऊपर कि इन्होंने बच्चों के, छात्रों के साथ में जो अत्याचार हुए उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार थी और उनके लिए उन पर मर्डर का केस चलाया जाए। शेख यूनुस ने एक काम, ये क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस ने एक काम और समझदारी भरा किया, और वो ये कि इनके ऊपर जो खुद के ऊपर केस लगे थे वो सत्ता में आते ही सबसे पहले खुद पर लगे केस हटवाए कि भाई हटवाओ, पहले अपन को फ्री करो और जो यहां नहीं है उन पर केस करो। खैर साहब, ये बांग्लादेशियों ने कर दिया। ऐसे में इनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का चार्ज लगाया गया शेख हसीना के ऊपर। बांग्लादेश ने बकायदा 15 अगस्त की जो बंगबंधु असैसिनेशन से जुड़ी हुई, यानी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से जुड़ा हुआ जो दिन था, जिसको आप एक तरह से शहीद दिवस के तुल्य मान सकते हैं, जैसे भारत के अंदर महात्मा गांधी जी के लिए जनवरी 30 को कंसीडर किया जाता है, ऐसे ही इस दिवस की छुट्टी को इन्होंने रद्द कर दिया। बकायदा इस देश ने उन लोगों के खिलाफ भी अपना गुस्सा निकाला जो इनके देश के साथ कभी साथ खड़े रहे हों। बांग्लादेश के साथ लंबे समय तक भारत रहा है, ऐसे में इन्होंने भारत और भारत को ध्यान में रखते हुए अपने देश की हिंदू माइनॉरिटी के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब बहुत ही बकवास व्यवहार किया, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को मैसेज दिया गया और कहा गया कि हम बांग्लादेश की सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं और विशेष रूप से 140 करोड़ भारतीय बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्ताव पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कल जब लाल किले की प्राचीर से इस बात को बोला तो यह भारत के रुख को दर्शाता है कि भारत हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही सजग है। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले की प्राचीर से इस बात को बोला। इसके चलते यूनुस जो बांग्लादेश के अंदर बने हुए अंतरिम सरकार के एडवाइजर हैं, ये हिंदुओं से जाकर बाकायदा मिले और मिलने के बाद में इन्होंने अपनी सरकार की तरफ से कहा कि हम आपके साथ हैं। हिंदुओं के बारे में कहा कि आपको बांग्लादेश में प्रॉपर वैसे ही अधिकार मिलेंगे जो औरों को मिले हुए हैं। इस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं के बीच में जाकर के अपनी तरफ से अपनी बातें रखी। कुल मिलाकर के जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा बर्ताव है, असल में वो हसीना के प्रति गुस्सा है, क्योंकि हसीना भारत में शरण ले ली। ऐसे में उन लोगों को गुस्सा भारत के प्रति और भारत को ये मानते हुए कि यहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। हालांकि भारत अपने आप को सेक्युलर राष्ट्र कहता है, दुनिया वाले इसको हिंदू राष्ट्र के रूप में ही शायद देखना चाहते हैं, इसीलिए वो हिंदुओं के प्रति ज्यादती कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं के प्रति हो रही ज्यादती पर भारत की प्रतिक्रिया बांग्लादेश को संभवतः सुकून देती होगी कि देखो, हमने इनकी उस नस को दबाया जिससे भारत वालों को दुख हुआ। भारत की यह प्रतिक्रिया और भी गहरी होनी चाहिए। बांग्लादेश को उस भाषा में समझाना चाहिए जिस भाषा में उन्हें यह बात समझ में आए कि यह करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। खैर, फिलहाल के लिए हम आपके आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति फिलहाल मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के अंदर चीफ एडवाइजर के पद पर आकर बैठे हैं, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था ग्रामीण बैंक और यूनुस सोशल बिजनेस के लिए, इन्हें फिलहाल के लिए यहां की सत्ता में जगह दी गई है। ये बांग्लादेश के एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, सामाजिक उद्यमी हैं और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। इनका जन्म 1940 में चिटगांव के अंदर हुआ। ये ढाका विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, उसके बाद में वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय अमेरिका से जाकर इन्होंने पीएचडी की। गरीबी उन्मूलन के लिए इन्होंने कार्य किया और गरीबों के लिए सूक्ष्म ऋण की अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया। इनकी पहल से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। इस पर कंप्लीट डिटेल हमने 12 अगस्त को ही
अपनी पाठशाला.com के अंदर आप लोगों के साथ साझा कर दी है। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर इसे विजिट कर सकते हैं कि कौन है मोहम्मद यूनुस। हमने अपनी वेबसाइट पर रोजाना करंट अफेयर्स के अपडेट डालना शुरू कर दिया है। अपनी दिनचर्या में उस वेबसाइट को विजिट करना प्लान कर लीजिए। आपको रोजाना ना केवल हमारे सेशंस की पीडीएफ बल्कि रिटर्न कंटेंट भी मिलना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है साहब, तो फिलहाल ये नोबेल लॉरेट हैं जो इनके देश को चलाने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि ये तो बांग्लादेश की कहानी है, क्या किसी और देश में भी ऐसा हुआ क्या कि जब सरकार को जरूरत लगी तो किसी नोबेल शास्त्री को बुलाकर या नोबेल पदक विजेता को बुला करके उन्हें सरकार सौंपी गई हो? जी हां, उदाहरण के रूप में लिया जाता है कनाडा के लेस्टर बी पियर्सन को। लेस्टर बी पियर्सन कनाडा के अंदर सत्ता में रहे और इन्होंने यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा के रूप में 1963 से लेकर 68 के बीच में कार्य किया, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार पहले ही मिल गया था। लेस्टर बी पियर्सन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा रहे, तो बड़ा सवाल यह बनता है कि आप कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे, लिबरल पार्टी की तरफ से थे, और जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने कनाडा में बहुत सारे कार्य किए, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार 1957 में ही मिल गया था जब इन्होंने स्वेज संकट को सुलझाने में मदद की थी। अब ऐसा इन पियर्सन ने क्या किया था जिनके लिए इन्हें पहले शांति पुरस्कार मिला और उस शांति पुरस्कार के बाद कनाडा के पीएम की कुर्सी तक ये पहुंचे। जिस तरह से मोहम्मद यूनुस वर्तमान के अंदर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के एडवाइजर बने हैं, ठीक इसी प्रकार से ये तो प्रधानमंत्री तक पहुंच गए थे। ऐसा इन्होंने क्या किया था ब्रीफ में बताएंगे, फिर कभी आपको स्वेज संकट के बारे में बताएंगे। साथियों, ब्रीफ में इतना जान लीजिए कि भूमध्य सागर को अगर इंडियन ओशन से जोड़ना है तो इसके लिए एक मानव निर्मित कैनाल की जरूरत थी और उस मानव निर्मित कैनाल का नाम स्वेज कैनाल था। स्वेज कैनाल जो कि मिस्र और मिस्र के सिनाई पेनिनसुला के बीच में इंसानों के द्वारा बनाई गई थी। उसी स्वेज कैनाल के माध्यम से भूमध्य सागर और लाल सागर के माध्यम से इंडियन ओशन से व्यापार होता था। एक समय की बात है कि जब दुनिया भर से ब्रिटिश और फ्रांसीसी हुकूमत निरंतर हट रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उस समय भी 1956 तक इस स्वेज कैनाल पर फ्रांसीसियों का और ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था। लेकिन मिस्र के राजा शासक के द्वारा या मिस्र के जो प्रधान थे उनके द्वारा इस पूरे की पूरे स्वेज कैनाल को राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत का मतलब है कि जो स्वेज कैनाल फ्रांस और ब्रिटेन के पास थी इसे सरकारी घोषित कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश और फ्रांस की सेनाएं बहुत नाराज हुई और उन्होंने मिस्र यानी इजिप्ट के ऊपर हमला अनाउंस कर दिया। 1956 के अंदर अब्दुल नासिर के नाम से जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जिस प्रकार से इस कैनाल को अपनी धरोहर घोषित कर दिया, इससे फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स बहुत नाराज हुए और इस नाराजगी के चलते यह माना गया कि अब कभी भी इजिप्ट के ऊपर या मिस्र के ऊपर हमला हो सकता है। इसी हमले को रोकने में इनकी पियर्सन की महती भूमिका थी। यह खबर है इजिप्ट नेशनलाइज्ड स्वेज कैनाल, यानी इन्होंने इसे अपना घोषित कर दिया और उसके बाद यह अपेक्षा की जाने लगी कि यह देश कभी भी इस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में पियर्सन ने यूएन में मध्यस्थता की दरखास्त की, यूएन से कहा कि इजिप्ट की रक्षा की जाए। इधर दूसरी तरफ से रशिया यूनाइटेड नेशंस में वीटो लेकर पहुंच गए कि अगर मिस्र पर किसी प्रकार का हमला हुआ तो मैं उस समय मिस्र के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे में दो देशों के बीच के तसल को, यानी यह मानकर चलिए कि दो सुपर पावर्स के बीच, जिसमें एक तरफ अमेरिका और एक तरफ यूएसएसआर था, कोल्ड वॉर के एरा में इस युद्ध को रोकने में बड़ी मजबूती मिली। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप पियर्सन यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस कैनाल की रक्षा के लिए यूएस पीस कीपिंग फोर्सेस भिजवाने में कामयाब हुए। इसी के चलते हुए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 1957 दिया गया कि इन्होंने इस प्रकार की मध्यस्थता करी कि इनकी मध्यस्थता के चलते इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर यूनाइटेड नेशंस ने अपनी तरफ से शांति सेनाएं भेजी जिन्होंने युद्ध को नहीं होने दिया। इसके चलते इन्हें सम्मान के रूप में शांति पुरस्कार दिया गया और आगे चल करके ये फिर ब्रिटेन के पीएम बने। ये यहां पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए एक और व्यक्ति की तरफ चलते हैं जिनका नाम है लेच वॉलेसा, जो पोलैंड के रहने वाले हैं। लेच वॉलेसा भी इसी प्रकार से नोबेल पीस पुरस्कार प्राप्त किए थे। बाद में चल करके ये पोलैंड के अंदर राष्ट्राध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने। 1990 से 95 के बीच में ये पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष या प्रेसिडेंट रहे।
क्या था लेच वॉलेसा की कहानी? कहते हैं इन्हें भी पीस पुरस्कार मिला, लेकिन उससे पहले पोलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पोलैंड थोड़ा सा यूएसएसआर से प्रेरित हुआ करता था। एक समय की बात है, पोलैंड के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव सोवियत रूस का हुआ करता था। सोवियत रूस के प्रभाव के चलते साम्यवादी क्रांति बहुत जोरों से चलती थी। यहां पर उद्योगों के अंदर होने वाली जो भी मतलब विरोध या हड़ताल होती थी, उन्हें दबा दिया जाता था। लेच वॉलेसा वो व्यक्ति बने जिन्होंने 1990 से 95 के बीच में प्रेसिडेंट बनने से पहले 1926 के बाद से अपने जीवन काल में एक उद्योग के अंदर या फिर एक इंडस्ट्री के अंदर लेबर के रूप में काम किया और लेबर यूनियन के हेड बनकर हड़तालों को या फिर प्रोटेस्ट को चेहरा दिया। ये वो व्यक्ति थे जो कि लेबर यूनियन का चेहरा बनकर के जगह जगह खड़े होकर के मजदूरों की आवाज बनकर खड़े हुए और इन्होंने पोलैंड के अंदर मजदूर एकता को बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहां से यूएसएसआर का प्रभाव हटा, सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता ने इन्हें ही अपना राष्ट्रपति चुन लिया। तो ये जो लेच वॉलेसा हैं, इन्हें भी इनके इस कार्य के चलते हुए पहले ही ये पुरस्कार दे दिया गया था, यानी कि वॉलेसा को नोबेल पुरस्कार से पहले ही नॉमिनेट कर दिया गया था, शांति पुरस्कार से नॉमिनेट कर दिया गया था। इसके बाद में इन्हें क्या बोलते हैं ना, ये राष्ट्रपति का पद ऑफर किया गया था। तीसरा केस है आंग सान सू की का। आंग सान सू की जो कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से बिलोंग करती हैं। आप भी लंबे समय से, अगर दुनिया में लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की जाए तो नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की का नाम आता है। आंग सान सू की जो 27 साल जेल में पूरे कर चुकी हैं, इन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। बाद में ये निकल करके म्यांमार की राष्ट्राध्यक्ष बनी। हालांकि बाद में इनकी सेना, जिसे जुंता कहा जाता है, उसने इन्हें हाउस अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। इनके बारे में हमने एक प्रॉपर सेशन म्यांमार के ऊपर किया हुआ है, आप चाहें तो उस सेशन को भी देख सकते हैं। हमने आपके सामने ये जानकारी रखी। इन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बावजूद 1991 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उसके बावजूद इन्हें अपनी जनता के द्वारा पहचान मिलने के बावजूद सेना की पहचान नहीं मिली। सेना आज भी म्यांमार में ही शासन करती है। म्यांमार में इन्हें हाउस अरेस्ट करके डाला हुआ है, लेकिन हां, ये पॉलिटिकली अपने समय में काफी एक्टिव रही। ऐसे ही नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के गांधी के रूप में जो विख्यात हुए, ये रंग भेद के खिलाफ काफी ज्यादा संघर्ष किए। लंबे समय तक रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने के कारण जेल में रहे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। इतना ही नहीं, इन्हें भारत की तरफ से भी भारत रत्न दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान दिया गया। इनको साउथ अफ्रीका के अंदर रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में पहचान मिली। आपको पहले नोबेल पीस पुरस्कार मिला और उसके बाद में आप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। यानी कि ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर लोगों का काम पहले रिकॉग्नाइज हुआ, उसके बाद वो अपने पदों तक पहुंचे। केवल ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो जाती, ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। इनमें से एक उदाहरण और है तिमोर लेस्टे का। तिमोर लेस्टे 21वीं सदी में आजाद होने वाला पहला देश है। यानी आप और हम 20वीं सदी के आजाद लोग हैं जो 1947 में आजाद हुए। तिमोर लेस्टे जो वर्ष 2000 के बाद आजाद हुआ, वर्ष 2000 के मतलब 2002 के अराउंड ये देश आजाद हुआ। कहानी क्या थी इसकी? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में एक देश है तिमोर लेस्टे। अगर आप उसे देखें तो ये यहां पर डला हुआ देश है, इंडोनेशिया से कनेक्टेड है। इसकी क्या कहानी है? असल मायने में ईस्ट तिमोर और वेस्ट तिमोर नाम के दो जगह हैं। इंडोनेशिया पर कब्जा हुआ करता था डच लोगों का, और ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे जिसे कहते हैं, इस पर कब्जा हुआ करता था पुर्तगालियों का। इंडोनेशिया वाले से जब डच लोग हटकर चले गए तो ऐसे में उन्होंने इंडोनेशिया को जब आज़ाद छोड़ा तो इंडोनेशिया ने इस वाले हिस्से पर भी, जो पुर्तगाली छोड़कर गए 1975 के बाद, उस पर भी कब्जा कर लिया। इंडोनेशिया का जिस क्षेत्र पर कब्जा रहा उस क्षेत्र के अंदर ये व्यक्ति निकल कर आए और इन्होंने दुनिया भर के अंदर अपनी आज़ादी की मांग रखी। इनकी मांग के चलते, शांति प्रदर्शन के चलते, इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपने देश के लिए, ईस्ट तिमोर के लिए आज़ादी मांगी।
दुनिया भर के तमाम प्रकार के जो प्रयास हुए, इंडोनेशिया पर दबाव पड़ा और इंडोनेशिया ने तब इन्हें फिर छोड़ दिया कि ठीक है कि आप लोग रहिए और आप ईस्ट तैमूर को एक प्रकार से अपना देश बनाकर चलाइए। परिणाम यह निकला कि 20 साल तक चले इस संघर्ष के बाद में जोस रेमोसा होर्टा, जो इस लीडर के पूरे नेता, मतलब इस पूरे अपोजिशन के या फिर कहिए प्रोटेस्ट के लीडर थे, उन्हें इनके शांतिपूर्वक प्रदर्शनों के चलते नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ईस्ट तैमूर को बाद में तिमोर लेस्टे के नाम से पुकारा जाने लगा और एक नया देश बनकर के 21वीं सेंचुरी के अंदर ये चलकर आया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे तमाम लीडर्स हैं जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके अपने उच्च पदों तक पहुंचे, या फिर ये कहिए कि दुनिया ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया, राष्ट्र ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया। और भी ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जैसे अबे अहमद, इथोपिया वाले, लेकिन वो सत्ता में थे, उस कारण से उन्हें पुरस्कार मिला। ऐसे सत्ता में रहने वाले बहुत से लोग जैसे कि फॉर्मर इजरायली पीएम शमोन पेरेस को, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को, बराक ओबामा को, विंस्टन चर्चिल को, इन्हें भी पुरस्कार दिए गए। लेकिन ये पदों पर रह लिए उस समय के पुरस्कार हैं या पदों पर रहने के कारण मिले पुरस्कार हैं। जो चर्चा हमने की मोहम्मद यूनुस टाइप के लोगों की, जो पहले पुरस्कार प्राप्त किए फिर सत्ता तक पहुंचे, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए तही। और हाँ, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का अगर रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता है तो इस बैच के लिए हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पाठशाला पर इस क्लास का कंप्लीट PDF प्राप्त हो जाएगा अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर। साथ ही हमारे जो टेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। लगातार करंट अफेयर्स लिखित में प्रॉपर पढ़ने वाले मटेरियल के रूप में भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होने लगा है, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो कृपया करके बताएं। हाँ जी, कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट अगर हो तो कृपया करके बताएं। बढ़े आगे। चलिए साथियों, खबर है WHO द्वारा एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स, जिसे अब एमपॉक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर वैश्विक आपातकाल की घोषणा की गई है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की गई है। क्या है मंकी पॉक्स, क्या होता है, किस कारण से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है, आज के सेशन में हम जानेंगे। आपको याद है WHO, आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसकी बातों को गंभीरता से सुना जब कोरोना का टाइम था। इसके द्वारा लगाने वाली एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये सारी खबरें आपने सुनी थी। आपने इमरजेंसी और इसके द्वारा आने वाले सभी मैसेजेस को बड़ा गंभीरता से सुना था। ऐसे में WHO ने हाल ही में एमपॉक्स को लेकर के ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इसका मतलब यह है कि दुनिया को सतर्क रहने की आवश्यकता है मंकी पॉक्स से, जिसे अब वर्तमान में एमपॉक्स कहा जाता है। यही सुर्खी बनी हुई है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। तो क्या है, क्या घटना है, क्या होता है एमपॉक्स, सारी बातें आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। ठीक है साथियों, मंकी पॉक्स, जिसको कि वायरस जनित बीमारी माना जाता है, फिलहाल मंकी पॉक्स अफ्रीका में था। असल में अफ्रीका के कोंगो के अंदर, कोंगो जो कि इक्वेटोरियल कंट्री है, इसके अंदर हाल ही में कुछ समय पूर्व मंकी पॉक्स के कुछ केसेस देखे गए थे। मंकी पॉक्स लगभग 17,000 लोगों को अब तक बीमार कर चुका है। साथ ही साथ कोंगो के साथ साथ लगभग
आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें फैलते फैलते अब तक 500 से अधिक लोगों की जानें ले चुका है। यह बीमारी धीरे धीरे और जगह फैलती जा रही है और इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर अब यूरोप में भी देखी गई है। स्वीडन के अंदर इसका पहला केस दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में इस बीमारी का कारण एक जूनोटिक है, यानी कि ये स्पर्श से फैलने वाली बीमारी है, या फिर ये संक्रामक बीमारी है। और संक्रामक बीमारी के साथ साथ ये वाइड स्केल पर ऑलरेडी फैल चुकी है, क्योंकि अफ्रीका के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो कोंगो के आसपास हैं, उन देशों के अंदर इसका फैलना पाया जा रहा है। ऐसे में इसे लेकर के WHO के द्वारा अपने स्तर पर इसके लिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आप यहां पर NDTV की कटिंग देखते हैं 16 अगस्त की, कि पाकिस्तान में भी एमपॉक्स का केस देखा गया है, जो व्यक्ति सऊदी अरब से लौटकर आया था। दैट मींस अब यह बीमारी अफ्रीका से निकल करके स्वीडन में देखी जा चुकी है, साउथ अफ्रीका मतलब और सऊदी के अंदर देखी गई है। सऊदी हालांकि रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में यह बीमारी रिपोर्ट हुई है। दैट मींस अब यह ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। यही कारण है कि टेड्रोस एडनॉम के द्वारा इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुला करके एडवाइस किया गया कि इस चीज के लिए निपटने के लिए क्या तैयारी हो। इंटरनेशनल कंसर्न जारी किए गए और कहा गया कि इन अफेक्टेड कंट्रीज को इससे निकालने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा सकती हैं। आप ये सारी बातें देख रहे हैं, ठीक है साहब। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स पर 2 वर्षों में दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह इमरजेंसी कोंगो को ध्यान में रखकर की गई थी। इसके बाद में उसके पड़ोसी देश बुरुंडी, केन्या, रवांडा, युगांडा, इन देशों में भी इसका फैलना पाया गया। और यहां पर देखने वाली बात यह है कि यह वायरस से जनित बीमारी क्लैड IB नाम का 1B नाम का जो वायरस है, उसका जो सब टाइप है, उससे 4 नए अफ्रीकी देशों के अंदर फैली हुई है। शुरुआत में यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ही देखी गई थी। इसी के चलते WHO के जो निदेशक हैं, उन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। टेड्रोस एडनॉम ने 15 लाख अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन निधि भी हाल ही में जारी की है। अफ्रीका के शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन ने 17,000 से अधिक संदिग्ध मंकी पॉक्स मामले और 500 से अधिक मौतों के बाद महाद्वीप के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। बड़ा सवाल है कि एमपॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, और इसको एमपॉक्स और मंकी पॉक्स 2022 में ही नाम बदल के एमपॉक्स रखा गया है। आप इसे आम बोलचाल की भाषा में भले ही मंकी पॉक्स कहते हो, लेकिन अब WHO ने इसका नाम, ताकि किसी को टारगेट ना किया जा सके, इसलिए इसका नाम एमपॉक्स रख दिया है। यह जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसे जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। यह बीमारी मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो कि पॉक्स विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, और उसमें ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से यह संबंधित है। इस परिवार से ही स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स और वैक्सीनिया जैसे वायरस भी निकलकर आते हैं। यह वायरस फैमिली से जनित बीमारी है। अगर इसका इतिहास देखा जाए तो 1958 में डेनमार्क के अंदर बंदरों पर रिसर्च करते समय यह देखी गई थी, इसलिए इसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन मानव में इसका पहला मामला 1970 में देखा गया था, और उस समय भी यह कोंगो के अंदर ही देखा गया था, उसी कोंगो में जहां यह बीमारी फिलहाल देखी गई है। उस समय यह एक 9 महीने के बच्चे में देखा गया था। जहां तक बात हो इसके सोर्स की, तो कहा जाता है कि इसका सोर्स कोई बहुत मच नॉन तो नहीं है, लेकिन गिलहरी और बंदर इसको फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर सवाल बनता है कि यह फैलता कैसे है। तो बड़ा सवाल यह है कि यह संक्रमित व्यक्ति से या फिर उसके द्वारा कोई संदूषित सामग्री है, उसके इस्तेमाल से, संक्रमित जानवरों से या शारीरिक संपर्क से यह बीमारी फैलती है। ऐसे में व्यक्ति 5 से लेकर 21 दिनों के भीतर कुछ पर्टिकुलर दानेदार निशान देखने लगता है। सबसे पहले सिम्टम्स उसके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं, फिर उसके पूरे शरीर पर दाने बनने लगते हैं। यह बीमारी मंकी पॉक्स फैलती है। इसमें बॉडी के ऊपर रैशेस होने लगते हैं, उन रैशेस के अंदर फ्लूइड भरने लगता है, और वह फ्लूइड बाद में सूख कर फट जाता है। इसका फैलने का बड़ा कारण किसी व्यक्ति के कपड़े या फिर उसके क्लोथिंग्स में से बेडिंग, टॉवल, उसके बर्तन, सलाइवा, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से यह बीमारी फैलती हुई पाई जाती है। इसको बचाने के लिए कहा जाता है कि एनिमल्स के संपर्क में ना रहें, जितना अधिक हो सके डिसइंफेक्टेंट्स का उपयोग करें, पेशेंट अगर है तो उसको आइसोलेट रखें, और एंटीवायरल ड्रग्स का उपयोग करें। जहां तक इस वायरस के टाइप की बात है, तो इसके 2 जीन समूह हैं जिन्हें क्लैड्स कहा जाता है, जिनसे यह बीमारी फैलती है।
तो उसमें क्लैड 1 जो है वो केंद्रीय और पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है और जो क्लैड 2 है वो पश्चिमी अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। 2022 में जब ये फैला था तो क्लैड 1 के कारण फैला था। इसका नाम परिवर्तित 2022 में ही WHO द्वारा मंकी पॉक्स के स्थान पर एमपॉक्स करके कहा गया था। कहा जाता है कि यह वायरस जनित बीमारी है। सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर पर कुछ दानेदार बम्पी रैशेज होने लगते हैं और उन रैशेज के साथ साथ यह बीमारी इंसानों में व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में ट्रांसमिट होने लगती है, पॉसिबली यह फैलने लगती है। इसके निशान अन्य निशानों से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन और निशानों में फ्लूइड के अंदर मवाद नहीं पड़ती है। यहां पर इस प्रकार से पस पड़ने लगता है और फिर बाद में उस पस के सूखने के बाद में इस प्रकार के काले धब्बे चेचक के समान पड़ने लगते हैं। मंकी पॉक्स की शुरुआत में व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स दिखाई देती हैं। चेचक जैसे रैशेज भी धीरे धीरे शरीर के विभिन्न हिस्सों में देखने को लगते हैं। फोड़े बनते हैं जो अंततः पपड़ी के साथ फूट जाते हैं। 5 से लेकर 21 दिनों तक इसका पूरा साइकिल होता है। समटाइम्स इससे पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक तरीके से फैलती है, यानी मरीज व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलती है। सवाल यह है कि इससे निपटने का तरीका क्या है। तो इसमें कहा जाता है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है उसे अलग स्थान पर रखा जाए, उसे सेपरेट रखा जाए और साथ ही साथ उसके जो इन्फेक्टेड पोर्शंस हैं उन्हें छूने ना दिया जाए, जो निशान हैं उनको टच ना किया जाए। साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से उसकी आंखों को, उसके चेहरे को पूरी तरह से साफ सुथरा रखा जाए और वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की है उसका कई जगह इस पर इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि पर्टिकुलर इस बीमारी की कोई दवा तो नहीं है, इसलिए एक लाइन में कहा जाए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। वर्तमान की स्थिति में मंकी पॉक्स के टीके के लिए प्रयास चल रहे हैं, अनुसंधान चल रहे हैं। डेवलप्ड जो टीके हैं वो स्मॉल पॉक्स के हैं, लेकिन वो इस पर काफी हद तक प्रभावी भी हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसी के चलते अंतरराष्ट्रीय प्रयास इसको रोकने के निरंतर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वैक्सीन के बारे में निरंतर प्रयास जारी हैं। अगर आप में से भी किसी व्यक्ति को इस तरह के रैशेस दिखाई पड़ते हैं तो इसके बारे में आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और चर्चा करें, क्योंकि जब ग्लोबली इसके बारे में हेल्थ इमरजेंसी जारी की जा चुकी है तो आवश्यकता है कि आप सचेत रहें और सतर्क रहें, क्योंकि स्वीडन में देखी जा चुकी है, पाकिस्तान में देखी जा चुकी है, तो निश्चित ही इसका अब धीरे धीरे जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इक्वेटोरियल कंट्रीज में जिस तरह का मॉइस्चर वाला माहौल होता है, इक्वेटोरियल कंट्री में गर्मी के साथ साथ जो मॉइस्चर है वहां पर बीमारियां ज्यादा पनपती हैं, वैसा ही माहौल वर्तमान में भारत में हो रहा है। क्योंकि भारत में इस समय मानसून का समय है, गर्मी के साथ मॉइस्चर बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, नज़ला जैसी चीज़ें होने को दिखती हैं। हो सकता है कि आप में से कोई साथी इस तरह की बीमारी के सिम्टम्स देख रहा हो, डॉक्टर के पास जरूर जाकर के अपनी बीमारियों को दिखाएं। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस जानकारी से अपडेट हो चुके होंगे। ठीक है, ये जानकारी मैंने आप लोगों को पूरी तरह से बता दी है। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन को साझा करना बिल्कुल ना भूलें, साथियों से सेशन को जरूर साझा करें। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। आपातकाल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जुटाए जाते हैं, WHO अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग कर रहा है, ये भी जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है, बाकी हमारे हैंड रिटन को नोट्स, कोर्स और वेबसाइट, इन सब की जानकारी आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जाकर इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ें आगे। ठीक है, डन। बढ़े साथियों, ये खबर काफी सारे लोगों को सुनने के बाद थोड़ा चिंता में डाल सकती है, और चिंता में जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक उससे बचने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंट हो, इसलिए इस सूचना को ध्यान से सुनें। सूचना क्या है? हाल ही में एक कैंसर नामक मैगजीन में ही एक खबर छपी है, और खबर यह है कि आने वाले समय में पुरुषों में 2050 तक जो कैंसर से होने वाली डेथ हैं वो 93% तक बढ़ जाएंगी। कैंसर केसेस एंड डेथ अमंग मैन आर प्रोजेक्टेड टू राइज शार्पली बाई 2050। 2050 तक
ऐसा एक नई स्टडी के अंदर पता चला है। कैंसर डेथ अमंग मैन प्रिडिक्टेड टू इंक्रीज बाय 93%। यह सुर्खी वर्तमान में एक हेडलाइन बनी हुई है। दुनिया भर में यह हेडलाइन है कि ग्लोबल कैंसर डेथ अमंग मैन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 93%, यानी पुरुषों में होने वाली कैंसर से मौतें 93% तक बढ़ जाएंगी। ऐसे में बहुत बड़ी चिंता यह बनती है कि ऐसा क्या होने वाला है। नंबर 1, कौन से लोग इसके सबसे ज्यादा प्रोन मरीज होंगे। नंबर 2, क्या इससे बचने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कैंसर से बचने के लिए कोई दवा का विकास नहीं किया जा रहा, जैसे कोरोना से बचने की हाल ही में वैक्सीन बना ली गई थी, क्या कुछ वैसा अभी इसके लिए प्रयास नहीं हो रहा। ये तमाम बातें आज के सेशन में चर्चा में की जा रही हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिपोर्ट की जान लेते हैं, जो अध्ययन हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। एक अध्ययन हुआ जिसमें यह पता चला कि पुरुषों में जो वैश्विक कैंसर के मामले हैं वो 19 मिलियन तक पहुंच जाएंगे 2050 तक। 19 मिलियन का सीधा सा अर्थ हुआ 2 करोड़ वैश्विक मामले होंगे पुरुषों में, जो कि 2022 के मुकाबले में 84.3% अधिक होंगे। मतलब एक प्रकार से जो अब मामले हैं उनकी तुलना में ये बहुत अधिक होंगे। साथ में यह भी कहा गया कि उस समय जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं वो 10.5 मिलियन तक पहुंच जाएंगी, यानी 1 करोड़ तक कैंसर से होने वाली मौतें होंगी। 2022 के अनुमान से ये 93.2% की वृद्धि देखेंगी। ऐसा कैंसर नामक एक पत्रिका के अंदर छपी, पत्रिका का नाम ही कैंसर है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। कैंसर नामक पत्रिका में 12 अगस्त को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि जो फेफड़ों का कैंसर है उसके मामले और मौत दोनों सबसे अधिक प्रचलित प्रकार के कैंसर बने रहेंगे, जिसका अनुमान है कि 87% से अधिक इसकी वृद्धि होने वाली है फेफड़ों से होने वाले कैंसर की। साथ ही साथ जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें 39% तक कैंसर के मामले बढ़ेंगे। सामान्यतया 15 से लेकर 59 साल तक की जो उम्र के लोग हैं उनमें भी। और साथ ही कहा गया है कि जो हाई HDI वाले, उच्च मानव सूचकांक वाले जो देश हैं उनमें 50% तक मामले बढ़ जाएंगे। मतलब ये सोचकर देखें आप कि जो कार्यशील युवा वर्ग है वो 39% तक कैंसर बढ़ने का मामला देखेगा। 15 से 59 की एज में भी लोगों को होगा। लेकिन कहा गया है कि जिनकी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्री ऊपर आती हैं उनमें ये मामले 50% से भी अधिक बढ़ जाएंगे कार्यशील युवा में, 15 से लेकर के 59 साल की उम्र के बीच में। कहा गया है कि जो 65 साल से अधिक आयु के पुरुष हैं उनमें कैंसर होने वाली मौतों में वृद्धि होगी और इसकी संभावना 117% तक बढ़ जाएगी। यह जानकारी कैंसर नाम की मैगजीन एन इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ अमेरिकन कैंसर सोसाइटी उसके द्वारा प्रकाशित हुई है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का जर्नल है जिसमें यह जानकारी 12 अगस्त को प्रकाशित हुई। उसके बाद दुनिया की यह सुर्खी बन गई। उम्मीद है कि आप इस सुर्खी के अंदर 2050 तक की प्रेडिक्शंस को सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे। कहा गया है कि हबटामू मैली, ये जो भी नाम है, उनके सहयोगियों ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय से 30 प्रकार के कैंसर्स का विश्लेषण किया और फिर जाकर के उन्होंने यह अनुमानित डेटा निकाला। 2022 में ग्लोबल कॉन के अनुमानों का उपयोग करते हुए 185 देशों में पुरुषों के कैंसर के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अध्ययन में बताया गया है कि जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं और जिनकी शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेशन वाले देश हैं उनमें पुरुषों में कैंसर होने वाली मृत्यु में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि वो देश जिनकी आय कम है या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिन देशों में कम है, क्योंकि वहां पर गरीबी है तो फिर जीवन प्रत्याशा अधिक नहीं है, ऐसे में वहां पर कैंसर से होने वाली जो मौतें हैं ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। 2022 में पुरुषों की कैंसर की घटना और मृत्यु दर में विभिन्न आयु वर्ग और HDI के बीच में असमानताएं देखी जाएंगी। ये असमानताएं 2050 तक और अधिक बढ़ जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। भारत के अंदर बताया गया है कि जो होठ है और ओरल कैविटी है इसके कैंसर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी। भारत और पाकिस्तान में जो कामकाजी आयु वर्ग है वो 15 से 64 के बीच में है और उसमें होठ की और ओरल कैविटी की, क्योंकि यहां पे तंबाकू बहुत खाया जाता है,
इस प्रकार के कैंसर की संभावना सबसे अधिक होगी। साथ ही साथ जो 65 या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनमें फेफड़ों का कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे अधिक वृद्धि होगी। 2022 में अगर वैश्विक कैंसर के आंकड़े देखे जाएं तो 2022 में पुरुषों में 10.3 मिलियन कैंसर के मामले थे, 5.4 मिलियन कैंसर से होने वाली मौतें दर्ज की गई थी, यानी कि लगभग 2/3 मामले और वृद्ध मनुष्य जो थे वो 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में देखी गई थी। मतलब एक प्रकार से अगर 10.3 मिलियन लोगों में कैंसर था तो आधे लोग मरे थे, और उनमें भी अगर देखा जाए तो 2/3 लोग वो थे जो 65 साल से ऊपर के थे, जिसमें लंग कैंसर सबसे अधिक प्रभावी कारक माना गया था। उच्च मृत्यु दर के अनुपात में 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो आयु के पुरुष थे उनके अंदर यह चीज सबसे ज्यादा देखी गई थी। कहा गया था कि दुर्लभ कैंसर जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर और जो निम्न आय वर्ग के जो देश हैं उनमें इसकी मात्रा बहुत अधिक है। तो ये विश्व कैंसर को लेकर के इसके अंदर रिपोर्ट दी गई है, और उस रिपोर्ट के अंदर जो बातें हैं वो मैंने आपको वहीं से पढ़ करके सुना दी जो रिपोर्ट के अंदर कही गई है, ठीक है ना। मेसोथीलियन केसेस के अंदर यानी कि फेफड़ों का जो कैंसर है उसके मामलों में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। 2022 की तुलना में 5% से अधिक मामले, और इसके पीछे का बड़ा कारण स्वाभाविक रूप से भी समझ में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग की वजह से है, लेकिन पॉल्यूशन भी उसका एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी मौतों की वृद्धि होने की बातें की गई हैं, ठीक है। तो ये वो आंकड़े थे जो यहां पर बताए गए। इसके बारे में WHO के द्वारा भी पहले से काफी सारी बातें की गई हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या कहानी है कैंसर की, कैंसर होता कैसे है, क्यों होता है, क्या इसकी प्रक्रियाएं हैं, क्या कैसे कैसे ट्रीटमेंट उपलब्ध है। कहा जाता है कि कैंसर जो है वो मानव शरीर के अंदर कोशिकाएं जब अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो ऐसी स्थिति में वो स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करती हैं और गांठ बना करके इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसे में वो शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाती हैं और इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इसी से कैंसर प्रोड्यूस होता है। कैंसर के अंदर कोई भी नॉर्मल सेल अनियंत्रित प्रकार से बढ़ने लगती है और वो अनियंत्रित प्रकार से बढ़ते बढ़ते शरीर के किसी भी अंग को अपने चपेट में ले लेती है, और उस चपेट के चलते व्यक्ति कैंसर से पीड़ित कहलाता है। साथियों, दुनिया में कैंसर को लेकर के वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी 4 को अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। दुनिया में प्रमुख प्रकार के कैंसर्स में लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में स्टमक कैंसर, ओवेरियन कैंसर और बोन कैंसर हैं, और पुरुषों में ब्रेन कैंसर, लैंगेरियल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकल और लिम्फोमा प्रकार के कैंसर्स प्रमुखता से देखे जाते हैं। कैंसर चूंकि सेल के थ्रू फैलने वाली बीमारी है, यानी कि सेल अनियंत्रित प्रकार से होकर फैलती है, तो बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसा कोशिकाएं करती क्यों हैं। तो आंसर है समटाइम्स स्मोकिंग के कारण सेल्स ट्रिगर हो जाती हैं, अल्कोहल यूज के कारण, या फिर अधिक वजन के कारण, या फिर अनसेफ सेक्स के कारण, या फिर हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज के कारण, या एम्बिएंट पार्टिकल जो पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्टिकल एंट्री कर जाते हैं, उनके कारण इस प्रकार से कैंसर फैलने लगता है। यानी एक प्रकार से कैंसर का होना आज की जो व्यवस्था है, जो व्यक्ति जिस तरह का जीवन यापन कर रहा है, वो कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन है। और ऐसे में भारत के अंदर जो कैंसर के मामले हैं वो 1990 से 2013 के बीच में ही बढ़कर लगभग डबल हो गए हैं। 2020 में भारत में अनुमानित 1.39 मिलियन कैंसर के मामले रिपोर्ट किए गए थे। 2021-22 में ये मामले 1.42 मिलियन और 1.46 मिलियन तक नोट किए गए। अध्ययन में पता चलता है कि कैंसर मामलों में 12.8% की वृद्धि का अनुमान है। ये भारत के हाल हैं। भारत में कैंसर के मामलों के अंदर अगर देखें तो 2020 में 1.39 मिलियन और 2025 में 1.57 मिलियन कैंसर के मामले अपेक्षित हैं, यानी कि कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कहते हैं कि भारत में $3.55 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है केवल कैंसर के कारण। और भारत में जो होने वाले प्रमुख कैंसर हैं उनमें 52 वर्ष तक की उम्र में स्तन कैंसर, उसका निदान अमेरिका और यूरोप में 63 वर्ष की उम्र तक, फेफड़ों का कैंसर, ये सब चीजें हैं जो भारत के अंदर प्रमुखता से देखी जा रही हैं। भारत के अंदर जो टॉप कैंसर स्टेट्स हैं जिनके अंदर मतलब कैंसर के इंसिडेंट्स बहुत देखे जा रहे हैं, उनमें केरला, मिजोरम, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नाम है।
कैंसर स्क्रीनिंग के अंदर अगर बात की जाए तो भारत में बहुत कम लोग कैंसर की जांच करवाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जैसे जगह पर लोग प्रॉपर तरीके से अपने शरीर की स्क्रीनिंग कराते रहते हैं। भारत में 1.9% लोग ही जांच कराते हैं, वहीं अमेरिका में 82% तक लोग अपने बारे में जांच कराते रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारत के अंदर जो कैंसर के हालात हैं उनमें महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ये प्रमुख हैं। पुरुषों के अंदर जो प्रोस्टेट कैंसर है ये प्रमुख कैंसर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। और आने वाले समय में होने वाली जो जानकारियां हैं उसमें कहा जाता है कि कैंसर मानव की जो जीवन शैली है ना वर्तमान के अंदर, ये जो लाइफ स्टाइल जनित बीमारी है उसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। ऐसे में बड़ी उम्मीद है, रूस के उस बयान से जब पुतिन ने कहा था कि वो इस बीमारी के वैक्सीन को खोजने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि रशिया का दिया गया यह बयान, पुतिन का दिया गया यह बयान दुनिया के लिए कोई उम्मीद लेकर आए जब कैंसर जैसी बीमारी को क्योर किया जा सके। फिलहाल के लिए इसकी कोई भी वैक्सीन फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ रूस के द्वारा दिया गया यह बयान लोगों में बड़ी उम्मीद जगाता है कि पुतिन ने कहा था कि कैंसर की वो वैक्सीन बनाने वाले हैं, लगभग हम उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जाती है कि वैक्सीन का आने के बाद संभवतः लोगों का इलाज हो, लेकिन अभी तक के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट ही उपचार चल रहा है, जिसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी अपना करके ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। ऐसे में अपने आप को स्मोकिंग वगैरह से बचाएं, प्रॉपर तरीके से अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आप को हेल्दी डाइट दें, प्रॉपर तरीके से महिलाएं अपने आप का ख्याल रखें। ये तमाम चीज़ें हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है साहब, कोई भी क्वेरी, अतिरिक्त जानकारी अगर हो तो आप कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। डन, ओके, चलिए साथियों, आगे जो खबर हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग खबर है, भारत में हाल ही के अंदर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 1 जुलाई से देश में लागू हुआ है। इससे पहले देश में इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, IPC, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए CRPC हुआ करता था और साक्ष्यों के लिए साक्ष्य संहिता हुआ करती थी। भारतीय न्याय संहिता का एक मामला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में है। क्या मामला है? दिल्ली हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई है सेक्शन 377 को लेकर। सेक्शन 377 जो IPC का सेक्शन 377 हुआ करता था, जिसमें किसी भी प्रकार के अननेचुरल सेक्स के ऊपर टिप्पणी की गई थी, या कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि महिला, पुरुष अथवा जानवर के साथ अननेचुरल सेक्स करता है तो वो दंडनीय अपराध है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन इसमें लंबी कानूनी लड़ाई चली। LGBTQ कम्युनिटी जो है उसके द्वारा इस बारे में काफ़ी ज़्यादा नाज फाउंडेशन कार्य किए गए। फिर नवतेज सिंह जौहर का मामला 2018 में काफ़ी प्रमुख लैंडमार्क डिसीजन बना, जिसमें यह कहा गया कि 377 में अगर सहमति से किसी व्यक्ति ने यौन संबंध बनाए हैं तो ऐसे में अननेचुरल सेक्स यानी कि गेज, लेस्बियंस, इनके बीच में होने वाला जो सेक्स है इसे कानूनी रूप से दंडनीय नहीं माना जाएगा। 377 का यह लैंडमार्क डिसीजन बहुत ही ज़्यादा LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक जीत के रूप में देखा गया था। लेकिन वर्तमान में जब भारतीय न्याय संहिता बनी तो उस भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 377 है ही नहीं, या ये कहिए कि वो प्रावधान जो 377 में थे वो अब नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब BNS में 377 या उसका समकक्ष कोई भी सेक्शन नहीं है तो क्या ये मान लिया जाए कि वर्तमान में अननेचुरल सेक्स एक अपराध नहीं है? नंबर 1। या नंबर 2, अननेचुरल सेक्स अगर अपराध है तो वो कौन से कानून के तहत कवर किया गया है? क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी BNS में नहीं है। यही दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया है और दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर केंद्र सरकार से अगले 10 दिन में जवाब मांग रही है। मामले को अब विस्तार से भी चर्चा कर लेते हैं। PIL अगेंस्ट एक्सक्लूजन ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस इन BNS, ये चर्चा में पहुंची हुई है।
दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है कि जो सेक्शन 377 है वो न्यू क्रिमिनल लॉज में कहां है। और ऐसे में यह जानकारी पूछी जा रही है कि अननेचुरल जो सेक्स है जो 377 में अगर गैर सहमति के होता है तो वो अपराध था, ऐसे में वो यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये सेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब अगर अननेचुरल सेक्स चाहे पुरुष के साथ, महिलाओं के साथ या जानवरों के साथ होता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में माना भी जाएगा या नहीं माना जाएगा, नंबर एक। और अगर नहीं माना जाएगा तो फिर इसका मतलब LGBTQ कम्युनिटी के लिए ये एक अपने आप में सकारात्मक चीज मानी जाए, या फिर इसका रिवर्स लेके चलते हैं। पहले तक सहमति से जो सेक्स था, अननेचुरल भी था, उसको भी आपने दंडनीय नहीं माना था। अब चूंकि चर्चा नहीं है तो कहीं आप उसे रेप की कैटेगरी में तो नहीं डाल देंगे, तो कहीं इससे और बड़ी दिक्कतें तो खड़ी नहीं हो जाएंगी। तमाम प्रकार के प्रश्न यहां पर 377 और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर निकल कर आए हैं। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई से भारत में एक्टिवेट हो चुकी हैं। इन्होंने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है, एविडेंस एक्ट के नुकसान का स्थान लिया है। वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में इसी में अननेचुरल सेक्स से जुड़े हुए अपराध के लिए जो प्रावधान हैं उनको लेकर के सुनवाई चल रही है। और केंद्र सरकार से CJ मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडला की जो बेंच है उन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी है कि भाई किस प्रावधान के तहत हम इस कानून को माने। 377 को लेकर के महिला, पशु और पुरुषों के साथ अननेचुरल सेक्स को लेकर के क्या कोई अपराध की बात है अथवा नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शामिल ना होना उनके लिए एक खतरा बन जाए जो LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में गंतव्य गुलाटी नाम के शख्स ने यह आज याचिका लगाई है और उसमें कहा गया है कि 377 के प्रावधान को BNS से बाहर रखा गया है, भारत न्याय संहिता से बाहर रखा गया है। ऐसे में नए आपराधिक कानून में IPC की धारा 377 के प्रावधानों का ना होना हर व्यक्ति, विशेष रूप से LGBTQ समुदाय के लिए तो खतरा पैदा करता है। हर व्यक्ति के लिए तो इसलिए क्योंकि जब इस बारे में प्रावधान ही नहीं है तो ऐसे में पुलिस किस आधार पर किसी को पनिशमेंट देगी। अगर किसी के साथ इस तरह का यौन दुराचार हो जाता है, महिला, पुरुष अथवा पशु के साथ, तो ऐसे में किस आधार पर पनिशमेंट दिया जाएगा, ये बारे में अब सवाल पूछा जा रहा है। बाकायदा LGBTQ स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ऐसे में इनके बारे में मतलब सवाल किया जा रहा है कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेस्बियन कहा जाता है जब महिलाएं सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं किसी महिला के प्रति। गे कहा जाता है जब पुरुष किसी पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होता है। बाइसेक्सुअल कहा जाता है जब वो महिला और पुरुष दोनों के लिए अट्रैक्ट होता है। ट्रांसजेंडर कहा जाता है जब किसी पुरुष, महिला अथवा पुरुष के अंदर जन्म से ही उसका जेंडर स्पेशलाइज्ड नहीं रह जाता। ठीक है, ऐसे में इन बातों को लेकर के फिलहाल ये सवाल पहुंचा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस विषय पर ऐसा नहीं है कि BNS में इस बात को ध्यान नहीं दिलाया गया था। संसदीय समिति ने दिसंबर 2023 में जब BNS चल रहा था, मतलब तैयारियां चल रही थी, उस समय पर भी इस 377 को BNS में शामिल करने की मांग की गई थी। संसदीय समिति ने, गृह मामले की जो संसदीय स्थायी समिति थी, उसने कहा था कि भाई 377 को, जिसको कि वयस्कों के साथ गैर सहमति और नाबालिगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के अलावा पशुओं के साथ जो अननेचुरल सेक्स है उस मामले में केस होना चाहिए, बोले इसे शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन समिति ने अपने द्वारा जब जानकारी दी उसके बावजूद भी ये BNS में शामिल नहीं हुआ है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं आपको याद दिला दूं कि पहले भी 377 में सहमति से हुए सेक्स के प्रति ही कानून में सजा का प्रावधान हटाया गया था। जब ओरिजिनली ये कानून डला हुआ था उस समय पर किसी भी प्रकार का अननेचुरल सेक्स, चाहे फिर वो पुरुष, महिला अथवा पशु के साथ हो, उस पर 10 साल अथवा आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन ऐसे में LGBTQ समुदाय के द्वारा इस विषय के ऊपर कोर्ट में जब अपनी लड़ाई लड़ी गई कि यह समानता के अधिकार के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, तो जब इन मूल अधिकारों के खिलाफ इस बात को कहा गया कि 377 किसी व्यक्ति की उसकी मंशा के विरुद्ध उन्हें इस तरह से गतिविधि करने से रोकता है, तो कोर्ट में एक लंबी बहस चली। लगभग 20 साल तक इस मामले को लेकर के सुनवाई चली। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, नवतेज सिंह जौहर केस कहा जाता है इसे, उसमें अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि सहमति से अननेचुरल सेक्स हो रहा है
तो ऐसे में सजा का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। लेकिन अतिरिक्त इसके, यानी एक तरह से कहा जाए कि सेक्शन 377 को कंप्लीटली अबॉलिश नहीं किया गया था, पार्शियली अबॉलिश किया गया था। यानी पहले तक यह था कि किसी भी प्रकार से अननेचुरल सेक्स है जो अप्राकृतिक है, उस पर 10 साल या 10 साल से अधिक का प्रावधान था। अब यह कह दिया गया कि 377 में आंशिक रूप से सुधार कर दिया गया है, या कहिए कि आंशिक रूप से उसके अंदर परिवर्तन कर दिया गया है कि अगर सहमति है तब तो पनिशमेंट नहीं है, लेकिन असहमति है तो ऐसे में भी 10 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। लेकिन अब चूंकि बीएनएस में वो कहीं नहीं है, इसलिए यह सवाल हाई कोर्ट के अंदर गया हुआ है। संभवतः आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। बाकी इस बार चूंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो पंच प्रण लिए गए थे, जिनमें था कि विरासत पर गर्व किया जाएगा और गुलामी के हर दंश से मुक्ति पाई जाएगी, उसी के चलते हुए भारत ने तीनों कानून बदले और हमने इस पर ऑलरेडी आपके सामने काफी सेशन किए हैं। हमने बताया है कि किस किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। ये सारा कंटेंट जो हम आपको यहाँ शो करते हैं वो कंटेंट आपको एज इट इज हमारे PDF के फॉर्म में हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा, लिखित में भी मिल जाता है। ये सारी बातें हमने मल्टीपल टाइम आपको पढ़ाई हैं, आप जाकर के इन्हें खोज सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है साहब, फिलहाल मैं वापस से पुनः उसी मुद्दे के बारे में और चर्चा करता हूं। 377 के बारे में वो जनचर्चा जो नवतेज सिंह जौहर के केस में थी, ये बातें चूंकि मैं आपको अब बता चुका हूं, तो अब ये देखना होगा कि 10 दिन बाद कोर्ट अपने अंदर, मतलब केंद्र सरकार अपने अंदर अपनी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को क्या जानकारी भेजती है। ये जानकारी मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। ठीक है, मामले की जो विषय वस्तु है वो मैंने आप लोगों को समझा दी है। ये सारा के सारा विकास क्रम था, ये मैंने बता दिया। क्यों इसके खिलाफ मामला हुआ था, क्योंकि हाँ, भेदभाव के खिलाफ, समानता के खिलाफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ 377 को माना गया था। इसी कारण से इसके अंदर आंशिक सुधार किया गया था। और आंशिक सुधार के बाद चूंकि वर्तमान में बीएनएस में इसका कोई महत्व नहीं है, बीएनएस में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, इस चक्कर में अभी फिलहाल ये दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया हुआ है। ठीक है साहब, तो यहां तक अगर कोई भी दिमाग में आपके क्वेरी अथवा क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।